Hello students, this is TG classes. I am Sushil Gildiyal. Today you will learn band theory of solids. What is band theory? Band theory of solids. First of all, we will study the properties of metal in this. Okay. तो मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? देखो, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. ठीक, मान लो कोई मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कब बनेगा? जब वो ये पॉजिटिव बन के जब वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा तो 1+ चार्ज आ जाएगा उसमें. मेटल्स ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स द मेटलिक आयन. मेटलिक आयन बन जाते हैं. मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल इन नेचर. मैलिएबल जैसे कि गोल्ड है. एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू बी हैमर्ड एंड रोल्ड इनटू थिन शीट्स. पतली परत बनाने के थिन शीट्स हम उन्हें बना सकते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड मैलिएबल. डक्टाइल मीन्स वी कैन ड्रॉ थिन वायर्स ऑफ मेटल, एग्जाम्पल फ्रॉम कॉपर, एल्यूमिनियम ऑफ एंड ऑरम इज गोल्ड. तो पतली तारें भी निकाली जा सकती है मेटल से, और उसको हैमर्ड के थ्रू पतली शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. डैट इज़ मैलिएबिलिटी एंड डक्टाइल. डक्टाइल में क्या है कि पतली तार हैं. मैलिएबल में ये है कि हैमर्ड करके इसको थिन शीट्स में हमें कन्वर्ट करना है. मेटल्स शो मेटेलिक लस्टर ड्यू टू हाई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हाई मोबिलिटी होते हैं, मोबिलिटी, तो ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स. मेटेलिक बॉन्ड्स आर फाउंड इन मेटल्स. Metallic bond is a force of attraction between two or more metals which holds them together in a crystal lattice. तो होल्ड करते हैं तो उसमें मेटलिक बॉन्ड बनता है. जब एक दूसरे के जो मेटल्स होते हैं आपस में एक दूसरे को पकड़े रहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. ठीक है, तो डैट किसके थ्रू होता है? वो मेटलिक बॉन्ड्स के थ्रू होता है. क्रिस्टल लैटिस जब होता है उसके अंदर मेटलिक बॉन्ड्स बनते हैं. मेटलिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल एंड नेचर, दैट इज़ नो स्पेसिफिक ज्योमेट्री. कोई स्पेसिफिक ज्योमेट्री नहीं होती मेटलिक बॉन्ड की. ठीक है, ठीक है. और कोवेलेंट बॉन्ड की क्या होती है? डायरेक्शनल होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, वाइल आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल. क्लियर. एक और है, वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटलिक बॉन्ड इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बाउंडेड टू पर्टिकुलर रीजन. द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओवर द कंप्लीट सरफेस ऑफ मेटल. मेटलिक बॉन्ड्स कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द थ्री थ्योरीज. ये आगे पढ़ाएंगे, थ्री थ्योरीज के बेस पे उसको समझाया गया. तो यहाँ पे क्या था? मेटल्स आर मैलेबल एंड डक्टाइल. मैलेबल का मतलब ये है कि थिन शीट्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. इसको ऐसे ध्यान में रखने के लिए कि मैलेबल हो गया ना, मैलिएबल. तो मैलिएबल से कैसे लग रहा है? सुनने में क्या लग रहा है? मैला टाइप का लग रहा है कुछ चीज़. मैली है, देखो मैली, ये मैली नहीं, मैली, मैली यानी डर्टी. मैली उससे लग रहा मैलिएबल. अब इससे थोड़ा याद करने के लिए बता रहा कि मैलिएबल का मतलब है कि जैसे हम ज़्यादा दिनों तक अगर हम नहाएंगे नहीं तो हमारी बॉडी में क्या होगा? मैल की एक थिन लेयर जम जाएगी, थिन शीट जम जाएगी. ऐसे समझ लो. मैली कब होती है हमारी बॉडी? जब हम नहाएंगे नहीं और उसमें थिन लेयर ऑफ शीट्स जो है जम जाएगी. क्लियर. तो ऐसे करके याद रख सकते हैं मैलिएबल को. मैल की थिन शीट्स जम जाएगी. When we will not take bath for a longer time, then we'll get a thin layer of dust in our body, in the layer of a body, in the outermost layer of our body. तो इस तरह से we can understand the malleable. long term remembrance करके भूल ना जाओ ना, confusion होता है malleable ductile में. ठीक है, इंग्लिश वर्ड है malleable ductile. डेट इज़ कन्वर्टेड थिन शीट्स. थिन शीट, मैले शीट बोलते हैं ना उसमें इंग्लिश में. या तो इसको मैले का रख लो, शीट्स, इसको याद कर लो. मैले मीन्स थिन शीट्स, शीट्स. ठीक है. डक्टाइल, डक्टाइल के वो तो ड्रॉ इनटू थिन वायर्स. दोनों ये देखो थिन शीट है, थिन, दोनों में थिन थिन आ रहा. इसमें भी थिन आ रहा है, देखो इसमें भी थिन आ रहा है, थिन शीट्स. इसमें थिन आ गया. और यहाँ पे भी देखो थिन आ रहा, थिन वायर्स. यहाँ पर वायर्स है, वहाँ शीट्स है, वायर्स है. मैले मीन्स शीट्स. इसको शीट्स के रूप में रख लो, MALL. मैले मीन्स शीट्स. ये तो ऐसे रख लो. डक्टाइल, डक्ट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन थिंग्स. डक्टाइल मीन्स ड्रॉन
इनटू टाइल्स, थिन शीट्स हो गए ना, टाइल्स का मतलब हो गया थिन शीट्स ये, ठीक है। डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब ड्रॉन, वैसे टोटल मीनिंग उसका ये ड्रॉन इनटू थिन शीट, थिन शीट ही है वैसे टोटल डक्टाइल, पर इसको थोड़ा बनाने के लिए, ठीक है। ड्रॉइंग टू डक्ट करना मतलब ड्रॉ करना, इनटू समझने के लिए बताया ना, टाइल्स, थिन शीट, थिन वायर्स, सॉरी यहाँ पे थिन वायर्स, थिन वायर्स मेटल्स, कौन कौन से मेटल्स, कॉपर, एल्यूमिनियम, कॉपर की तारें बनती है, एल्यूमिनियम वायर्स भी बनती हैं, गोल्ड के भी अपने जब हम क्या ऑर्नामेंट्स बनाते हैं तो वहाँ भी थिन होती है, वायर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हम रख सकते हैं इसको याद करने के लिए भी। मेलेबल एंड डक्टाइल, डक्टाइल ऐसे भी रख सकते हैं कि डक हो रहा है ना, डक, डक क्या होता है, DUC के बतख है, बतख। तो बतख जो है उसके बाल कैसे होते हैं, बतख के बाल, बतख के जो बाल होंगे वो पतले होते हैं, बारीक बाल, थिन होते हैं, थिन वायर की तरह, थिन लाइक अ थिन वायर, लाइक अ थिन वायर, ऐसे डक के बाल, डक के बाल की तरह। तो डक के बाल के तार से, किसको, डक के बाल, इन दोनों को भी कर सकते हो। डक के तार के बाल से क्या करना है हमने, थिन शीट्स को बांधना है, डक के तारों के, डक के बाल के तार बनाए, तारों से थिन शीट्स को बांधना है, ऐसे करके कुछ भी तरीके से, ताकि लॉन्ग टर्म रिमेम्बरेंस से कन्फ्यूज़न ना हो ना, ठीक है। तो इस तरह से आप रख सकते हो, ठीक है। अब लश्चर के बारे में बताओ, लश्चर, लश्चर, लश्चर को देखो ऐसे आ रहा, लश्चर, लश्कर होता है, लश्कर, लश्कर ना यही होता है, लश्कर, लश्कर बोलते हैं टुकड़ी, क्या होते हैं, टुकड़ी या बटालियन, बटालियन छोटी सी टुकड़ी, बटालियन, फौज भी बोलते हैं, छोटी छोटी फौज। तो जो टुकड़ी, इसको लश्कर को बोलते हैं, मेटल सो मेटेलिक लश्चर है ना, पर मैंने ऐसी हिंदी बनाने के लिए, थोड़ा लिंक बनाने के लिए, ताकि याद रख सकें आप। तो लश्चर का टुकड़ी बना दिया। इंग्लिश में लश्चर का मतलब, इंग्लिश वर्ड में क्या होता है, चमक, इंग्लिश में क्या है इसका, चमक यानी शाइनिंग बोलते, या तो इंग्लिश वर्ड याद रख लो, इंग्लिश में क्या होते हैं, लश्चर, चमक, इंग्लिश वर्ड। तो इस तरह से अब चमक कैसे आएगी उसमें, मेटल में चमक कैसे आएगी, कि मेटल्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे भी बताया, ठीक है। तो ये समझ लो कि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या है, फौज है, इसके अंदर क्या है, मेटल के अंदर, मेटल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन की फौज, इस मेटल में इलेक्ट्रॉन की फौज हो गई, इलेक्ट्रॉन की काफ़ी फौज है। तो जब बाहर से उसने देखा लाइट पड़ी है, कुछ एनिमी आ रहा है, यहाँ से क्या पड़ी, इसमें मेटल में लाइट पड़ी, यानी लाइट क्या, एनिमी समझ लिया उसने, दुश्मन। तो इलेक्ट्रॉन की फौज जो सतह में रहती है मेटल्स के, तो जैसे आपकी लाइट पड़ी उसमें, तो अपने बाहर आ गए, रक्षात्मक डिफेंस करा उसने, कोई अंदर हमारे घर को, ये क्या है, मेटल का घर क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अपने घर से बाहर आए, और लाइट जो थी, लाइट के संग क्या हुई, उसकी लड़ाई हुई, है ना, दोनों के बीच में युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, ठीक है। लेकिन लाइट तो तेज़ होती है, उसने उसके इलेक्ट्रॉन की आँख में क्या कि रोशनी मारी, ठीक है, जैसे आँखें एकदम से डार्कनेस आ जाता है ना, एकदम रोशनी, कुछ दिखाई नहीं देता, उस तरह से उसने जब लाइट पड़ी उसे, है ना, तो क्या हुआ, वो बाउंस बैक हो गया, पीछे हो गया, क्या हो गया, बाउंस बैक हो जाए, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाउंस बैक हो गए इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे भी समझ सकते हो, बाउंस बैक, ठीक है, जैसे उसमें लाइट पड़ी, बाउंस बैक हो गए, आँखों में तेज़ रोशनी पड़ती है, हम भी नहीं डर जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो इस तरह से तो लश्चर, तो पीछे हुए, जब पीछे बाउंस हुए, वो हमारी आंखों में पड़े, और चमक, हमें चमकीला तब दिखता है, हमारी आंखों में पड़ेंगे ना फिर, तो हमें वो चमकीला यानी मेटलिक लश्चर, चमक लग जाती, चमक सी दिखती है हमें, यानी मेटल्स चमकीले दिखाई देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जब बाउंस बैक होते हैं लाइट के कारण, लाइट के सब इंटरेक्शन में आने के कारण, और हमारी आंखों में आएगा फिर, तो वो भी चमकीला दिखेगा हमें। तो इस तरह से तभी कहा गया मेटलिक लश्चर, चमक, तभी हमें उसे गहने वगैरह बना सकते हैं ना, बर्तन भी चमक जाते हैं जब, तो ये सारी चीज़ें हमारे इसके कारण होते हैं, ठीक है। अब नॉन मेटल्स जबकि ये डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब आगे क्या था, मैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में था ना, थोड़ा हल्का सा था कि कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल वाइल आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। कोवेलेंट बॉन्ड जैसे एग्जांपल मीथेन होता है, डायरेक्शनल का मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ शेप आएगा, ये डायरेक्शनल जो लिखा हुआ है इसमें क्या मतलब कुछ ना कुछ शेप देगा, जैसे मीथेन देता है CH4 क्या देता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो कुछ ना कुछ उसका डेफिनेट शेप बन रहा है, पर्टिकुलर उसका शेप बन रहा है ना, तो उस दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डायरेक्शनल, तभी उसको डायरेक्शनल कहा जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल।
ठीक है, हैज़ अ टेट्राहेड्रल शेप ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। जबकि नॉन डायरेक्शनल में क्या होता है कि इट हैज़ नॉट अ सच ज्योमेट्री, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, देयर इज़ नो, यू विल नॉट फाइंड एनी पर्टिकुलर शेप इन केस ऑफ नॉन डायरेक्शन। जब नॉन डायरेक्शनल की बात होगी तो नॉट अ पर्टिकुलर शेप, नॉट पर्टिकुलर शेप, कोई शेप नहीं हो पाएगा क्योंकि नॉन डायरेक्शनल है। जबकि मीथेन में जैसे एग्जांपल पता है डायरेक्शनल का मतलब कोई शेप है, इसका डेफिनेट शेप है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इस तरह से इसको समझ सकते हैं, है ना। और बाकी तो क्लियर है ही। प्रॉपर्टी ऑफ मेटलिक बॉन्ड में क्या है, डी लोकलाइजेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स पूरे सरफेस में उसको घूमते रहते हैं, एक जगह में पर्टिकुलर बंद के नहीं रहते, पूरे सरफेस में उसको घूमते रहते हैं, तो डी लोकलाइजेशन बोलते हैं उसे। इट मेक्स द इलेक्ट्रॉन्स नॉट बाउंडेड टू पर्टिकुलर रीजन, द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओवर द कंप्लीट सरफेस ऑफ द मेटल। मेटलिक बॉन्ड्स कैन बी एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ द थ्री थ्योरीज, जो आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी थ्री थ्योरीज के बेस में हम मेटलिक बॉन्ड को समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब क्रिस्टल लैटिस छूट गया था। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एज पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस, ये देखो ये आ गया स्पेस लैटिस, दिस वन इज क्रिस्टल लैटिस, क्लियर। तो इस तरह से इसमें पॉइंट्स देखो, ये पॉइंट्स कॉर्नर्स में पॉइंट्स लिए हमने, इसके ऊपर फिर दूसरा ब्लॉक बनेगा, फिर तीसरा, इस तरह से चलता रहता है, और ये फिर आपका क्या बनेगा, क्रिस्टल बनेगा। इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जो बेस होता है ना, नींव होती है, नींव के ऊपर फिर हम क्या रखते हैं, फिर दूसरी वो रखते हैं, ईंट के ऊपर ईंट रखते रहते हैं उसी नींव के, उसी बाउंड्री के ऊपर। तो इस तरह से हम क्रिस्टल लैटिस का शेप मिल जाएगा हमें, विल गेट द क्रिस्टल लैटिस। और उस चार कॉर्नर से जहाँ पिलर्स होते हैं उसको समझ लो कि पॉइंट्स हमने बना दिए, जो कॉलम रखते हैं तो चार कोने रखते हैं, इसमें पिलर्स बनते हैं पहले, है ना, नींव के, या रूम बनाओगे कुछ भी बनाओगे, तो उसी तरह का क्रिस्टल लैटिस है। 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड, इसके ऊपर फिर जो दूसरी परत होगी स्पेस में आ जाएगा, फिर नीचे फिर ऊपर है ना, इज कॉल्ड स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। तो अब आगे क्या होता है, मेटलिक बॉन्ड। मेटलिक बॉन्ड को समझने के लिए देयर आर थ्री थ्योरीज। पहले क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, सेकेंड वन इज रिजोनेंस थ्योरी बेस्ड ऑन वीवीटी, एंड थर्ड वन इज बैंड थ्योरी बेस्ड ऑन MOT, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये जो अभी हमने पिछले लेक्चर में किया हुआ था वही है। VVT जो आप कह चुके 11th-12th में। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में क्या है कि देयर आर पॉजिटिव, अब ये इस तरह का मॉडल बनाया गया है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में कि एक इलेक्ट्रॉन फिर होल है बीच में, जिसको कर्नल्स भी बोलते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन फिर पॉजिटिव, फिर इलेक्ट्रॉन फिर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, इस तरह से पॉजिटिव बना करके। और ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं ये होंगे बीच में इलेक्ट्रॉन्स के, और इनको क्या कहा जाएगा, कर्नल्स। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है ना। नेक्स्ट वन इज रिजोनेंस बेस्ड थ्योरी विच इज बेस्ड ऑन VVT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस में। इट एक्सप्लेन्स द कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ द मेटल, मेटल के कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर के बारे में बताता है। इन दिस देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच मूव्स फ्रीली थ्रू आउट द मेटल सरफेस, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे पूरे मेटल सरफेस में फ्री घूमते रहेंगे। तो ये आ गया। अब बैंड थ्योरी हम नेक्स्ट अभी बताते हैं। बैंड थ्योरी क्या है, बेस्ड ऑन MOT, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो स्टूडेंट्स, नाउ यू आर स्टडिंग बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स में क्या होता है, इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ MOT। किस बेसिस पे, MOT के बेसिस में ये समझाता है हमें मेटेलिक बॉन्ड के बारे में ना, कि कैसे मेटलिक बॉन्ड फॉर्म होता है सॉलिड्स में। क्योंकि अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा था गैसेस में पढ़ा था, जैसे ब्रोमीन का मॉलिक्यूल बना, क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, ये सब पढ़ा था, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। अब वो तो सब गैसेस थी, अब ये हम पढ़ रहे हैं सॉलिड के बारे में। विल स्टडी MOT फॉर सॉलिड्स। तो MOT ऑफ सॉलिड्स जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू MOT इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट लोकलाइज्ड बिटवीन एनी टू एटम्स। कोई दो ऐसे नहीं होता कि एटम्स के बीच में कोई लोकलाइज हो, है ना। जो एटम्स बीच में होते हैं उसके जितने भी एटम्स होंगे उसके चारों तरफ से जो इक्वली जो है वो क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है इलेक्ट्रॉन्स। इट इज़ कंसिडर्ड दैट द इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल कवर द होल crystal lattice, hence metallic bonds are formed by delocalization of free electrons in the metal lattice। तो इस तरह से कहा जाता है इसमें कि लोकलाइज नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एटम के ऊपर ही रहेगा, वो सभी जगह रहता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है।
डीलोकलाइज रहता है, मीन सब जगह फैला हुआ रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरे मेटल का जो लैटिस होगा उसमें पूरी सब जगह वो फैला रहता है, पूरा सब जगह सब सरफेस को कवर करता है ना, सब जगह मतलब। अब आगे देखो, टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन इन सच अ वे। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो है ही, थ्योरी किसकी, एमओटी में क्या होगा, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेंगे हम, और जब वो सब्ट्रैक्ट, ऑन सब्ट्रैक्शन क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग बनेगा, और ऑन एडिशन बॉन्डिंग बनेगा। सब्ट्रैक्शन में तो जो अपोजिट फेस में होता है, इसमें क्या होता है, इट इज़ इन द अपोजिट फेस, तो अपोजिट फेस में बनता है, अपोजिट फेस में होते हैं जब जो वेव्स होते हैं अपोजिट फेस में होते हैं तब बनता है। जैसे एक वेव ये है और इसमें माइनस हो जाएगा ना, दोनों अपोजिट फेस है तो माइनस होता है, दूसरा वेव कैसे ऐसे है, तो तब क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग। और इसमें क्या होता है, सेम फेज में होता है, इस तरह से सेम फेज हो गया प्लस, तो ये एडिशन हो गया है ना, या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं इसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो डिस्ट्रक्टिव बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एंटी बॉन्डिंग बनती है। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिया तो 2 ही जो है आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ये दोनों मिला के 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गई, ठीक है। अगर हम 3 लेंगे तो कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे, ठीक है। 2 एक बार एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, तो 3 बनेंगे। कौन कौन से, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बना, फिर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, और फिर बॉन्डिंग, और मतलब इस तरह से बनता है, लोअर एनर्जी से ऊपर की तरफ हायर एनर्जी, लोअर टू हायर से जाता है ना बॉन्डिंग में, इस तरह से भी हाई एनर्जी होती रहेगी, क्लियर। तो ऐसे बढ़ता रहेगा। अब इस तरह से अगर हम 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे जैसे करा, तो 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। इस तरह से ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में बताया है, क्लियर। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, अब ये तो एक लिमिटेड बताया ना, जो 2, 3, 4, अगर एन ऑर्बिटल्स अगर जुड़ेगी, जो एवोगैड्रोस नंबर है, तो अगर n मान लो दूंगा मैं, 3 की जगह क्या लिया यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे 4 की जगह मान लो n ऑर्बिटल्स ली एग्जाम्पल, जो कि एवोगैड्रोस नंबर होती है, तो यहाँ पे कितने बनेगी, यहाँ पे भी फिर n बनेगी, कितनी बनेगी, n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगी। 4 कितना होता है एवोगैड्रोस नंबर, 4.023 होता है ना, 4.023 इंटू 10 की पावर 23, इतने आपके क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, है ना। नंबर ऑफ एटम्स इन, इसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर, यानी एक यूनिट में कितना, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल, वो होता है एवोगैड्रोस नंबर। कितने एटम्स होंगे, n का मतलब नंबर ऑफ, ये इतने होंगे। अगर n लेंगे तो कितने होंगे, 4.02 से 10 की पावर 23। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 मोल। कोई भी यूनिट्स लेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। किसी भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ यूनिट्स इन वन मोल, ठीक है ना, नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 मोल क्या बोला जाता है, नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 मोल कहा जाएगा, क्लियर। इसको सरफ किया जाए, नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 मोल एवोगैड्रोस नंबर, तो n लेंगे तो उतनी ही बनेगी, n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगी, क्लियर। तो जैसे कि हमने क्या बोला, एवोगैड्रोस नंबर क्या होती है, एवोगैड्रोस नंबर, द नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में अगर हम लेते हैं, किसी सब्सटेंस का अगर 1 मोल लेंगे तो उसमें जब नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी होगी, उसको बोला जाता है एवोगैड्रोस नंबर। अब वो जो यूनिट्स होती है, नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब यूनिट्स किसको बोला गया, कोई इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी होते हैं, और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, पर वो फिक्स होंगे। उनकी जो नंबर होगी वो 6.023 10 की पावर 23 होंगी, इतने नंबर्स होंगे एन, ये एवोगैड्रोस नंबर। तो अगर हम n एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेंगे, ठीक है, तो उसमें n ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनेंगे, क्लियर। यानी 1 मोल में लेंगे ना, अगर मान लो n मोल 1 मोल में लिया, तो 1 मोल में कितना बनता है, ये बनता है 1 मोल के अंदर, तो इतने आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएगी। कितनी ऑर्बिटल्स, इतनी होगी अगर हम 1 मोल लेंगे, क्लियर। वो नंबर ही होती है, नंबर ऑफ, तो ये कांस्टेंट होती है नंबर, दिस इज कांस्टेंट, तो इसलिए ये कांस्टेंट नंबर है, एवोगैड्रोस कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो 1 मोल में हमें इतनी यूनिट्स मिलेंगी, यानी ये यूनिट्स मिलती है। ये यूनिट्स क्या होती है, इतने इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, इतने ही
या तो जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे इतने, जब आप आयंस लेंगे तो इतने आयंस माने जाएंगे 1 मोल में, और जब हम एटम लेंगे तो इतने एटम्स माने जाएंगे, या मॉलिक्यूल भी लेंगे तो इतने मॉलिक्यूल्स हम माने जाएंगे। ठीक है, तो इतने हम 1 मोल में इतने होते हैं यूनिट्स, कितने होते हैं ये ध्यान में रखना बस यहाँ पे। ठीक है, तो 1 मोल लेंगे तो हमें इतनी यूनिट्स मिलेंगे, इतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपका मिल जाएंगे। क्लियर, ये सारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमें जब 1 मोल लेंगे, यानी 1 मोल वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेंगे तो हमें ये सारी इतनी मिल जाएगी 6.023 10⁻23, ये है ना 6.023 है ना 6.023 10⁻23, ये मिल जाएगी। 4 पॉइंट नहीं, 6 पॉइंट था 23, इतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगी। बहुत ज़्यादा, तो इसमें क्या होता है जो एटम जो मेटल्स होता है इसमें बहुत सारी एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती है। तो जब बहुत सारी बनेगी, क्योंकि वो पास होते हैं मॉलिक्यूल्स, जो इसके ज़्यादा स्पेस तो होता है इनके बीच में, मेटल्स के बीच में, सॉलिड्स के बीच में ज़्यादा पास होते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस भी बहुत कम होता है ना, इसलिए इसमें बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं इसके अंदर। तो इस वजह से जब इसमें अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इसके पास जो आपके बैंड्स जो होते हैं, बैंड इसी को बोलोगे कि जो आपका लेवल्स आपका एनर्जी लेवल्स होता है, इस तरह से वो नज़दीक आ जाते हैं काफ़ी। ठीक है, जब n लोगे तो और भी पास आएगा, ये जब ज़्यादा लोगे तो और पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हमने बैंड कहा गया, इसी चीज़ को हम बैंड कहते हैं, बैंड। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम, बैंड कहा जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ एज द नंबर ऑफ मेटल एटम इंक्रीजेस, क्योंकि मेटल के नंबर इंक्रीज हुए, जैसे हम ये इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। स्पेस भी, ये स्पेस कम हो गया, स्पेस लेस हो जाएगा, है ना, स्पेस क्या हो गया, कम हो गया। जब ये बढ़ेंगे तो स्पेस कम हो जाएगा। नंबर ऑफ मेटल एटम्स इंक्रीजेस तो स्पेसिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। ठीक है, और मॉलिक्यूल ऑर्बिटल के बीच में जो स्पेसिंग है डिक्रीज हो जाती है, यानी BMO और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो आपका बड़े होने के नंबर ऑफ बढ़ जाएंगे, उसके ऑर्बिटल्स के नंबर बढ़ जाएंगे। अब बढ़ने की वजह से जो है स्पेसिंग जो है ये बढ़ गए ना, ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ गई, स्पेसिंग कम हो गई इनके बीच में, स्पेसिंग कम हो जाती है। तो ये ऐसे अपीयर कैसे लगते हैं, एज ए क्लोजली स्पेस्ड लगते हैं, क्लोजली स्पेस्ड लाइन लगती है, क्लोजली स्पेस्ड विद क्लोज मतलब बिल्कुल नज़दीक स्पेस्ड लाइन होता है, बहुत बारीक अंतर होता है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैंड्स। तो ये बैंड हो गया आपका, क्लोजली स्पेस्ड लाइन। क्लोजली क्या होते हैं, अपीयर एज ए क्लोजली स्पेस्ड लाइन, क्लोजली स्पेस्ड लाइंस, इसको बोलते हैं बैंड्स, BAND, बैंड। तो ये बैंड है। क्लियर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, अब आगे देखो, इतना क्लियर हो गया। और आगे हम बताते हैं, आगे हम बताया जाएगा इसको, शट द डोर। आगे क्या बताया कि नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो गया, स्पेसिंग बिटवीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो अभी बताया था। ठीक है, और एनर्जी गैप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी गैप, या एनर्जी डिफरेंस भी बोल सकते हैं, एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये जब ये बढ़ जाएगी तो स्पेस कम हो जाएगा, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि स्पेस क्या होगा, जब कम होगा तो जो एनर्जी गैप है ये जब कम होगा, स्पेसिंग जब कम हो गई तो एनर्जी गैप वो भी कम हो जाएगा, डिफरेंस भी शॉर्ट होगा, कम होगा नहीं होगा, ये भी लेस हो जाएगा, एनर्जी डिफरेंस भी कम होगा। एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, लेस हो जाता है, लेस, एनर्जी गैप लेस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अब जब ये सब घटनाएं होती है तो हमें क्या मिलता है, कंटिन्यूस एक बैंड मिलेगा, कंटिन्यूस बैंड मिलता है, कंटिन्यूटी दिखेगी उसके अंदर बैंड। और कंटिन्यूटी बैंड का मतलब है क्लोजली स्पेस बन गया उसके अंदर, क्लोजली स्पेस्ड लाइन बन गई, क्लोजली स्पेस्ड लाइन, कंटिन्यूस बैंड मिल रहा है, तो इसी को बोलते हैं बैंड। दिस इज कॉल्ड बैंड, कंटिन्यूसली
प्रेजेंट थ्रू आउट द मेटल लैटिस। तो दीज लाइन्स आर कंटिन्यूसली प्रेजेंट, एक सब जगह होती है थ्रू आउट द मेटल लैटिस, कंटिन्यूसली प्रेजेंट। कंटिन्यूस लाइन जो है प्रेजेंट होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, है ना, वो क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग थ्रू आउट द मेटल सरफेस। तो इसी के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द मेटल स्पेस, थ्रू आउट द मेटल लैटिस या क्रिस्टल लैटिस के अंदर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसी के कारण कंटिन्यूस जो बेस्ड हम दिखा रहे हैं, कंटिन्यूटी देगा। क्लोज्ड स्पेस्ड लाइन जो थी, कंटिन्यूस बैंड जो आ रहा है, कंटिन्यूस बैंड, ठीक है, इसके ये सब इसीलिए होता है। तो ये जो इसके कारण क्या होता है, आपका जो क्लोजली स्पेस लाइन होगा, बिकॉज ऑफ द क्लोजली स्पेस लाइन, बिकॉज ऑफ द क्लोजली स्पेस लाइन। अब क्लोजली स्पेस लाइन लिया आपने, क्या लिया, क्लोजली स्पेस लाइन, क्लोजली स्पेस्ड लाइन मिली ना, मैं जो एनर्जी बैंड जिसको बोला, अभी बैंड की बात चल रही है। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण ये बाइंड करती है मेटल्स को टू होल्ड टुगेदर, बाइंड्स मेटल एटम टू होल्ड टुगेदर, बाइंड्स मेटल एटम टुगेदर। होल्ड उसका मीनिंग ही होल्ड में आ गया, एटम टुगेदर को, और ताकि क्या लगे, एज अ वन कंप्लीट एंटिटी, ये सॉलिड एंटिटी। एक सॉलिड का जो उसका रूप आता है, जो शेप आता है, उसके कारण एज ए वन सॉलिड एंटिटी, इसके कारण है। क्लियर। तो कंटिन्यूस पैटर्न ये दिखाई देगा थ्रू आउट द मेटल लैटिस, जो मैंने बताया अभी, इस तरह से कंटिन्यूस लाइन दिखाएंगे थ्रू आउट द मेटल स्पेस, मेटल लैटिस, क्रिस्टल मेटल, और इस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग सब इस मिला के फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है ही इसके अंदर। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट द मेटल सरफेस जो है ये बिखरे पड़े रहते हैं, ठीक है। तो इसमें एक खासियत होती है, इसी को बोलते हैं बैंड, जो बैंड है इसी को क्या बोलते हैं, बैंड। कंटिन्यूस क्लोज्ड स्पेस लाइंस आर कॉल्ड बैंड्स। कंटिन्यूस क्लोज्ड क्या हो गया, कंटिन्यूस क्लोज्ड स्पेस्ड लाइन आर कॉल्ड बैंड्स, इसी को बोला जाता है बैंड्स। ये दिख रहा है ना, बैंड्स, यही बैंड्स है। कंटिन्यूस क्लोज्ड स्पेस लाइंस जो पास आती है, क्लोज मतलब जो पास आ गई, वाली पास जो आ गई, थोड़ा बहुत गैप तो है ही उसके अंदर, लगता है कि कंटिन्यूस, लेकिन थोड़ा बहुत ही माइनर गैप है, तो इसी को बोला जाता है क्या चीज़, बैंड्स। फिर भी गैप रहता है ना, तो ये बैंड है। तो बैंड्स क्या हुए, बैंड्स आर द क्लोजली स्पेस लाइंस which are continuously present throughout the metal lattice and binds the metal atoms together as one solid entity, clear हो गया। यही था बैंड्स। बैंड्स आर क्लोजली स्पेस लाइंस which are continuously present throughout the metal lattice and binds the metal atoms together as one solid entity। ये याद रखना है। तो ये बैंड्स के बारे में हो गया। अभी ज़्यादा क्लियर तो तब होगा जब हम एग्जांपल शुरू करेंगे, जैसे लिथियम वगैरह का, वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इसके बारे में। अभी तो एक जनरल आइडिया है कि क्या होता है बैंड ना, एक जनरल आइडिया आपको पता लगेगा व्हाट इज़ बैंड, है ना। धीरे धीरे अब इसको नेक्स्ट अभी बताएंगे आगे। तो इसको ऐसे भी याद रख लो कि फ्रेंडशिप जो बैंड होता है, किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो उसको, है ना। इसको फ्रेंडशिप बैंड के रूप में समझ लो कि बैंड, आपने एक फ्रेंडशिप बैंड लिया, क्या लिया, फ्रेंडशिप बैंड। तो फ्रेंडशिप बैंड क्या होता है, बैंड, ये जो बैंड है इसको मान लो कोई फ्रेंडशिप, किसी फ्रेंड ने आपको दिया फ्रेंडशिप बैंड, आपको पहनने के लिए दिया, पहनते हैं ना बच्चे, बैंड पहनते हैं। एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, फ्रेंडशिप बैंड। तो ये बैंड आपने हाथ में पहना, फ्रेंड बनाया आपको उसने, तो बैंड के देखा नहीं कैसे होता है, जब आप पहनोगे तो ऐसे लाइनिंग्स होते हैं, ऐसे बहुत ही क्लोज लाइन से वो आपने पहन लिया। तो फ्रेंडशिप बैंड मतलब क्लोज हो गया आपकी, जो इतनी ज़्यादा क्लोज हो गई कि जो एनिमिटी है वो ख़त्म हो गई, मतलब दुश्मन क्या हो गए, कम हो गए, दोस्ती बढ़ गई, नहीं गई।
मतलब डिफरेंसेस कम हो गए, इनके बीच में डिफरेंसेस लगी नहीं है, नो डिफरेंसेस, डिफरेंसेस लेस डिफरेंस हो गया ना, या इसको लिख दो लेस डिफरेंस, क्या लिखना है, लेस डिफरेंस। लेस डिफरेंस का मतलब ये होता है कि आपने जो है वो क्या कर दिया, दोस्ती ज़्यादा बढ़ गई आपके, डिफरेंसेस इसमें डिफरेंसेस कम है, पता कंटिन्यूटी ज़्यादा है, कंटिन्यूटी मोर कंटिन्यूटी है, मोर कंटिन्यूटी, और लेस डिफरेंस है, द डिफरेंस इज लेस। ठीक है, लेस डिफरेंस का मतलब नो एनिमिटी हो गया, दुश्मनी कम है, तभी तो फ्रेंडशिप बैंड बांधा उसने, फ्रेंडशिप बैंड बांधा कि दुश्मनी रहे ना, कंटिन्यूटी रहे, दोस्ती लगातार बनी रहे, दोस्ती लगातार बनी रही, तो इसमें डिफरेंसेस लगी नहीं, जब घने हो जाएगा बहुत ही तो दुश्मनी कम हो गई, ऐसे समझने के लिए। ठीक है ना, तो एनर्जी डिफरेंस मतलब उसका जो डिफरेंसेस हो गया, आपकी दुश्मनी या दोस्ती ज़्यादा बढ़ गई और डिफरेंसेस कम हो गए, मतलब दुश्मनी कम हो गई, दोस्ती पक्की हो रही है, ऐसे करके समझ लो। इस तरह से आपका बैंड, फ्रेंडशिप बैंड है ना, लाइन्स आर क्लोजर इन दिस, उतनी लाइन्स आपकी जब फ्रेंडशिप करते हो किससे तो लाइन्स क्लोजर हो जाती है, आप पास पास आ जाओ, दिल मिल जाते, पास पास आ जाते हो, ऐसे समझ लो। क्लियर? अब ये ज़्यादा एग्जांपल्स में क्लियर होगा जब एग्जांपल्स हम बताएंगे जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो जुड़ रही है, इस तरह से होता है ना, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपकी जुड़ेगी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स 1 प्लस है ना, ऐसे करके एटॉमिक ऑर्बिटल 2 ऐसे जब जुड़ जाएगी तो दोनों मिला के क्या बनाएंगे, इस तरह से बनता है इसमें, ये कंटिन्यूस लाइंस दे, कंटिन्यूस कंटिन्यूटी देगा इसमें, कंटिन्यूस लाइंस देगा। तो इसके अंदर सब आ गया है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी आ गए, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, सब इस तरह से लोअर टू हाई चल रहा है, लोअर एनर्जी लेवल टू हाई, लेकिन ये ज़्यादा कंटिन्यूटी है। ठीक है, तो इसमें नीचे वाला जो लोअर वाले होते हैं, लोअर एनर्जी लेवल वाले वैलेंस बॉन्ड होते हैं, और धीरे धीरे ऊपर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्शन बैंड होते हैं। दो टाइप के होते हैं इसमें, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड वीबी। ठीक है, तो उसके बेस में हम कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स को हम समझाया जाएगा आगे, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, है ना, और कंडक्टर्स हो गए, उसके बेस में समझाएगा। फिर सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, और उसके बाद इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वैलेंस बैंड, ये जो बैंड होते हैं आपका, और कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो लोअर एनर्जी बताती है इसमें होती है, और लोअर एनर्जी इसमें क्या होती है, लोअर एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, हायर एनर्जी की तरफ जाते हैं, यानी कंडक्शन बैंड की तरफ जाते हैं। लोअर एनर्जी का मतलब हो गया कौन सा बैंड, वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड से जब कंडक्शन बैंड इसमें जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, हाई लेवल में जाते हैं, तो क्या होता है, कंडक्टर्स कहा जाता है उनको। जब ऐसी कुछ हमें सुविधा मिलती है कि वैलेंस इस वाले कंडक्शन में, कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर बैंड से कहाँ जाते हैं, हायर में, लोअर बैंड से हायर बैंड में जाते हैं, लोअर बैंड से कहाँ जाते हैं, हायर, यानी कंडक्शन बैंड में जाते हैं, सीबी, वैलेंस मतलब वैलेंस बैंड से लेके कंडक्शन बैंड की तरफ जाते हैं, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी जाते हैं। तो क्या मिलता है हमें, कंडक्टर्स मिलते हैं। कंडक्टर्स में मतलब एक कंडीशन आती है जो इसमें, और इंसुलेटर्स में जो गैप होता है एनर्जी, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप होता है। ठीक है, इसमें इन दोनों के बीच का गैप होता है, इसमें जो दोनों के बीच में जो गैप है, वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन में, इसके बीच में जो एनर्जी गैप है बहुत ही लेस होता है। कंटिन्यूस आपका ये होता है, देखिए कंटिन्यूटी होती है, कंटिन्यूस लाइंस होती है। ठीक है, पास पास होते हैं सारे, क्लोज स्पेस लाइन होती है। तो इसको तो आगे बताया जाएगा, अभी जनरल आइडिया था। ठीक है, तो ये आप होप स्टूडेंट्स को अभी इतना हल्का सा जनरल आइडिया समझ में आएगा। अब लिथियम का एग्जांपल करेंगे आगे स्टूडेंट्स। तो फ्रेंडशिप बैंड पहनने से क्या फ़ायदा हो गया कि उसमें क्लोज़र हो गई, आपस में दिल मिल गए, क्लोज आ गए, क्लोज लाइंस बन गई, लेस डिफरेंस हो गया, है ना। जब क्लोज लाइंस आ गई, कंटिन्यूटी हो गई, तो दुश्मनी क्या होगी, कम हो गई, मतलब एनर्जी कम हो गई, यानी गुस्सा कम हो गया, एनर्जी कम हो गई, गुस्सा कम हो गया, यानी दुश्मनी कम हो गई, गुस्सा वगैरह कम हो गया, है ना। गुस्सा आता है एनर्जी बढ़ जाती है शरीर की, गुस्सा कम हुआ, एनर्जी कम हुई, मीन्स दुश्मनी कम हुई,
और आपस में पास पास है, क्लोज लाइंस बन गई, ठीक है। तो एनर्जी बैंड ऐसे भी समझ सकते हो थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म रिमेम्बरेंस के लिए, ठीक। अब आगे था जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एन एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेंगे, ए 1 2 3, तो कितनी बनेगी, एन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगी, जितनी लेंगे उतनी बनती है, क्लियर। अगर हम एन मोल्स लेंगे तो 1 मोल में 6.02 10⁻23 एटम्स होते हैं, तो एन मोल्स में कितने होंगे, एन इंटू 6.02 10⁻23 एटम्स बन जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इतने सारे एटम्स बनेंगे, तो जब बहुत ज़्यादा एटम्स बनते हैं तो एक कंटिन्यूस लाइन बन जाती है ना, कंटिन्यूटी आ जाती है इसमें, इन केस ऑफ मेटल्स में, इन केस ऑफ मेटल्स, ठीक है। जो मेटल लैटिस होता है, क्रिस्टल लैटिस, उसमें ऐसे कंटिन्यूस लाइन बन जाती है बहुत जारी, और ये हमें ऐसे कंटिन्यूटी दिखती है, यानी एनर्जी डिफरेंस में कम हो जाता है। बहुत सारी लाइन घनी घनी बनेगी तो एनर्जी डिफरेंस लेस हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अब इसमें जो 50% वैलेंस बॉन्ड बनता है, 50% आपका कंडक्शन बैंड बनता है, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड, ठीक है। वैलेंस बैंड में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, आर पार्सली और कंप्लीटली फील्ड होंगे, लोअर एनर्जी लेवल है, ठीक है। और कंडक्शन बैंड में एम्प्टी या फिर पार्शियल एम्प्टी होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे एम्प्टी और पार्शियल एम्प्टी, ठीक है। ये एन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, 50 सी कंडक्शन बैंड और 50 वैलेंस बैंड, और इन दोनों के बीच में एक फॉरबिडन गैप भी होता है। तो इसको आगे पढ़ेंगे, फिलहाल तो अभी इतना ही है, क्लियर। फिर आगे पढ़ते हैं उसको। तो स्टूडेंट्स ये देखो, इसमें ये होता है कि कंडक्टर्स को अगर हम समझाना है तो इसमें वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड के बीच में या तो एनर्जी जो डिफरेंस है बहुत लेस होता है, तो इसलिए ओवरलैप कर जाते हैं। वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं, या तो टच करेंगे या फिर ओवरलैप करेंगे। तो ये कहाँ पाया जाता है, कंडक्टर्स में ये चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। इसलिए उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी होते हैं, कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है उसके अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं पूरे क्रिस्टल लैटिस में। तो ये चीज़ होता है ना, डेट टच करेंगे या फिर वो करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ठीक है। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये दोनों में इतना ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। इंसुलेटर में तो दोनों जो है सी बी और वी बी, इसमें बहुत ज़्यादा गैप होता है, क्लियर। तो और सेमीकंडक्टर दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो बिटवीन होती है, बिटवीन द इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स। इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच में जो प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, वो बीच की प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। और जिसमें एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर कहते हैं। स्टूडेंट्स, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने लिथियम का। लिथियम में जैसे कि हमने मॉलिक्यूल लिया लिथियम का, व्हेन 2 एटम्स ऑफ लिथियम आर टेकन, ये वाला 2 एटम्स के मीन्स Li2, यानी L1 और प्लस L1 जब होगा, 2 एटम्स कंबाइन करेंगे लिथियम के, तो L1 कितना बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल बनेगा। ये 2 एटम्स हैं, दीज आर द एटम्स, ठीक है, 2 एटम्स और दिस इज अ मॉलिक्यूल, लिथियम मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 3 होता है। तो पहले में 2 कॉमा, यानी 1s2 हो गया, 1s2, this is 1s2, and thereafter there will be only 1 electron is left, I think. How many electrons are left? Only 1 electron, the 2s1 सेकेंड सेल पे। तो हमने यहाँ पे केवल वैलेंस सेल का ही लेना है, वैलेंस सेल लेना है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन लिए 2 लिथियम के आउटर में, एक तो इसी का होगा, एक और भी होगा, इसका भी होगा, ठीक है। तो पहले पे 2, दूसरे पे आपका कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, पहले पे 1, दूसरे पे 1, मतलब लास्ट वाले पे हमने लिया इसको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। कौन सा लिया, मतलब अदर ऑर्बिटल, इसमें तो वैसे भी दो ही है ना ऑर्बिटल, 2 ही सेल है, देखो 2 सेल है, ये कौन सी होगी, के और के एल, 2 ही सेल, ठीक है। तो इसमें हमने लिथियम का क्या होता है, 3 होता है, तो पहले पे 2 कॉमा 1, तो 1s2 2s1 हो गया, 2s1। तो इस वाले को हमने लिया 2s1 को, ठीक है। ये लिथियम का है, लिथियम एटम का है, वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल ऑफ लिथियम एटम। फिर ये अनदर लिथियम एटम का वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर लिथियम, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर लिथियम, ठीक है स्टूडेंट्स। वैलेंस सेल ऑफ
ऑफ अनदर लिथियम एटम हो गया ना, ये वाला केवल वैलेंस सेल लिया हमने, दिस वन, ये देखो ये वैलेंस सेल है, तो केवल इसी को हमने कंसिडर किया, 2s1 आ रहा ना ये वाला, ये 2s1, इसको नहीं कंसिडर किया। इनर, दिस इज़ द इनर सेल, जो आउटर है जो वैलेंस सेल उसको लिया। तो ऐसे ये पहले का ऐसे भी एक और लोगे आप, दूसरे का भी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अब लिथियम का मॉलिक्यूल जो बनता है तो वैलेंस सेल आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ सॉलिड्स हमने यही दिखाना है दोनों, और 2s1 करके कितनी बन रही है इसमें, क्योंकि बिकॉज वी आर देयर आर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस वन इज ऑल्सो एटॉमिक ऑर्बिटल। व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन वी गेट द 2 molecular orbitals. We are getting molecular orbitals, how many? 2 molecular orbitals. One is the bonding molecular orbital, other is the anti-bonding molecular orbital. So thus forms the lithium molecule. And in case when we take lithium molecule Li3, 3 atoms of lithiums are taken, ठीक है, atomic orbital, first one, this is the second one, and this is the third one of the valence shell electron of the lithium atom. Here we have taken 2, now there are 3 atomic orbitals. In this case, when 3 atomic orbitals and the valence shell of the lithium atom, all 3 are combines, then we get 3 molecular orbitals. We are getting 3 molecular orbitals. 3 ऑर्बिटल्स लिए हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो हमें 3 ही जो है मॉलिकुलर ऑर्बिटल मिलेगी। इन केस ऑफ Li3 मॉलिक्यूल, Li3 मॉलिक्यूल क्या बना? बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे, क्योंकि बिकॉज देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले वाले में ही कंप्लीट हो जाएगा, 1 यहाँ और दूसरा इस तरह से होगा, है ना, यहाँ कंप्लीट हो गया इसमें 2s से ही, जो s ऑर्बिटल से और भाव से ही यहीं पे कंप्लीट हो गया, पहले ये फिलअप होगा तभी तो आगे जाएगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, पाउली स्पिनर बताया था ना, एक पहले जाएगा सीधे और फिर दूसरा अपोजिट स्पिन के साथ, दोनों इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए यहाँ पे। अब नेक्स्ट में जब 3 लेंगे तो देखो पहले यहाँ से होगा लोअर सेल से, और बाउ ने किया था तो लोअर से चलेगा, तो ये बन गया आपका पहला वाला। अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ केवल, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉन बॉन्डिंग में, तो ये तो एम्प्टी हो गई। एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल दोनों में एम्प्टी है, क्लियर। तो इस तरीके से इसमें बनता है। अभी 4 जब हम लेंगे, व्हेन वी आर टेकिंग द 4 एटम्स ऑफ लिथियम and we are considering the valence electron of the lithium atom, then there would be 4 atomic orbitals. These are all 4. So when there is all 4 orbitals combined, then what we get? We get 4 molecular orbitals. So first of all, this 2 will be the bonding molecular orbitals, and the rest 2 will be the anti-bonding molecular orbitals. And how the electrons are filled? First the electron will enter in this bonding molecular orbital with opposite spin, there is a pairing, and thereafter again because there is another bonding molecular orbital, therefore with opposite spin the pairing of electron fills here in the bonding molecular orbital, and the rest 2 atomic orbitals will be atomic bonding molecular orbital will be empty. These will be unfilled, these do not carry any electron, ठीक है। केवल 2 ही बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स फिलअप होगी और रेस्ट की जो 2 एंटी बॉन्डिंग है वो क्या होगी, एम्प्टी रहेगी। इन केस ऑफ व्हेन वी आर कंसिडरिंग 4 एटम्स ऑफ लिथियम, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ लिथियम, हियर वी आर टेकिंग ओनली द वैलेंस शेल ऑफ लिथियम, वैलेंस शेल orbital of lithium, which consists of only a single electron in each valence shell. So in this way we get the lithium molecule. In each case when 2 atoms two atomic orbitals are combining, when 3 atomic orbitals are combined, at the end when 4 atomic orbitals combining, then we are getting the 4 molecular orbitals. तो इस तरीके से लिथियम का आपका ये होता है। इस सॉलिड के लिए किसी भी सॉलिड में जो है 2 तरह के बॉन्ड बनते हैं, तो उसमें क्या बनता है, एक तो कंडक्शन बैंड बनता है और आपका दूसरा क्या बनता है, वैलेंस बैंड बनता है।
कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड एम्प्टी होता है, ये वाला, ये हो गया आपका वैलेंस बैंड विच इज़ एम्प्टी, और दिस इज़ द कंडक्शन बैंड विच इज़ फिल्ड। कंडक्शन बैंड इज जनरली आइदर हाफ पार्शली फिल्ड और इज completely filled, whereas on the other hand anti bonding or valence bond would be either empty or will be half filled। ठीक है, तो ये तो पूरा फिलअप हो जाएगा या फिर पार्शियल फिल्ड होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज ऑल्सो कॉल्ड द कंडक्शन बैंड। कंडक्स विच इज विच इज फिल्ड, दिस वन वुड बी द वैलेंस बॉन्ड। कंप्लीटली फिल्ड जो होता है वो वैलेंस बॉन्ड होता है। क्या होता है? वैलेंस बॉन्ड होता है। कंडक्शन बैंड तो एम्प्टी होता है। कंडक्शन बैंड क्या होता है? या तो एम्प्टी होगा या फिर हाफ फिल्ड होगा, पार्शली। मान लो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो 2 यहाँ फिर 1 यहाँ आ जाएगा, और जब है ही नहीं तो फिर क्या होगा? एम्प्टी हो गया। ठीक है, तो पहले तो ये भरा जाएगा ना, लोअर सेल्स, लोअर एनर्जी सेल्स भरे जाते हैं अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड में फिलअप हो गया, फिर उसके बाद आता है कंडक्शन। तो कंडक्शन के लिए है ही नहीं, एम्प्टी हो गया। ऐसे यहाँ पे भी ये कंडक्शन बैंड बनेंगे। ठीक है वाला। और फिर उसके बाद ये क्या है, सॉरी, इसमें वैलेंस बैंड बनेगा VB, और फिर उसके बाद क्या है? कंडक्शन बैंड होगा। इससे बीच में नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनता है, क्योंकि 3 लिए ना हमने, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन वो इन केस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट देन इट विल ऑल्सो फिल्ड फर्स्ट, देयर आफ्टर व्हेन मोर इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट देन द इलेक्ट्रॉन्स विल एंटर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसमें यहाँ पे जब 4 हैं तो 4 बने, 2 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। तो बॉन्डिंग वालों को क्या बोला जाएगा? दीज आर कॉल्ड वैलेंस बैंड। व्हाट? वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। और ये जो अदर है इसको बोला है कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। तो सॉलिड्स में 2 तरह के बैंड होते हैं, एक तो कंडक्शन बैंड होता है और आपका क्या होता है दूसरा? वैलेंस बैंड होता है। क्लियर? कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड इस तरीके से आपका होता है। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड नहीं बना पा रहे, उसे नॉन बॉन्डिंग जिसमें बॉन्ड नहीं बन पा रहा, तो फिर ये तो इसी में आएगा, कंडक्शन में आएगा, एम्प्टी होता है लगभग, या फिर ये वाला वैलेंस बैंड में आ गया। तो लिथियम के मॉलिक्यूल का इस तरह से बनता है। पहले 1s जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वैलेंस क्या लिया? सेल का लिया तो 2s गया। इस तरह से आपका ये बनता है। इसमें भी ऑफ बाउ, पाउली और हुंड लॉज इसमें लगते हैं, आर फॉलोड। दिस ऑल 3 लॉज आर फॉलोड एज in the case of the atomic when we form the atoms, and similarly these are also formed in case of the followed in case of the molecular orbitals। ओके, तो इस तरीके से हम लिथियम का हमने बताया आपको है। लिथियम स्टूडेंट्स, in solids there are 2 types of bands। फर्स्ट इज द वैलेंस बैंड एंड अदर कंडक्शन बैंड। तो सॉलिड्स में 2 तरह के बैंड होते हैं। वैलेंस बैंड में देखो लोअर एनर्जी लेवल्स कंटेनिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उसमें क्या होता है? लोअर, एक तो लोअर एनर्जी लेवल होता है जहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। ये या तो पार्शली फिल्ड होंगे या फिर कंप्लीटली फिल्ड होंगे। क्लियर? और दूसरा जो होता है सॉलिड्स में वो कंडक्शन बैंड होता है। इट इज लोकेटेड अबव द वैलेंस बॉन्ड। पहले वैलेंस बॉन्ड होगा नीचे, फिर उसके ऊपर क्या होगा? कंडक्शन बैंड होगा, जो कि एम्प्टी होता है या फिर पार्शली फिल्ड भी हो सकता है। ठीक है, अगर इसमें वैलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होगा तो ये फिर एम्प्टी हो जाएगा, इज एम्प्टी एट 0 केल्विन पे। अब गैप भी होता है दोनों के बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में देयर इज अ गैप आल्सो, दैट्स विच इज कॉल्ड द फॉरबिडन गैप, और इट इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी गैप। The gap or space between valence bond and conduction band, valence band and conduction band क्या बोलते हैं? forbidden gap बोलते हैं। The electrons are not present in this gap, however थोड़ा बहुत हो भी सकता है। जनरली इसको माना जाता है कि there are no electrons in case of insulators, और सेमीकंडक्टर्स उसमें थोड़ा बहुत गुंजाइश होती है, क्योंकि अगर आपका कंडक्शन बैंड फिल हो गया इलेक्ट्रॉन तो थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, पार्शली फिल्ड भी हो सकते हैं।
कंप्लीटली फील्ड, कंप्लीटली तो पहले यही फील्ड होगा, नीचे वाला, सॉरी कंप्लीटली फील्ड तो सबसे पहले वैलेंस बैंड होता है ना, उसके बाद अगर गुंजाइश है तब ये इसमें जाएगा फिल होने, अगर यही फिल अप हो गया तो फिर कंडक्शन बैंड तो एम्प्टी रह जाएगा, तो इसीलिए बोला गया। क्लियर। अब आगे क्या था, जो फॉरबिडन गैप के, वो तो खैर एम्प्टी रहता है, इसके गैप होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट, इसमें तो होंगे ही नहीं, फॉरबिडन गैप है, इसमें नहीं होगा। Metals are malleable and ductile in nature, hence these bands can extend and expand. नॉन डायरेक्शनल नेचर बोलते हैं ना, एक्सपेंड, किसी भी डायरेक्शन में एक्सपेंड हो जाएगा, नॉन डायरेक्ट, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा, किसी भी डायरेक्शन में। कुछ मेटल्स जो एक्सपेंड होते हैं तो उसको बोलो नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ सम मेटल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप, जिसे बोलते हैं फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं, द मेटल्स कैन बी क्लासिफाइड एज कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इसको इसमें डिवाइड करेंगे। तो जो आपकी ये जो थ्योरी है, बैंड थ्योरी, ये इसको भी बहुत इजीली एक्सप्लेन करती है, हाउ द कंडक्टर्स वर्क, हाउ सेमी कंडक्टर्स एंड व्हाट इज इंसुलेटर, इसको भी बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर पाती है बैंड थ्योरी। ठीक है, तो इस तरह से होता है इसमें। अब जैसे सिलिकॉन का उदाहरण एग्जांपल हम लेंगे, तो सिलिकॉन में क्या होता है, 1s2 2s2 2p, इस तरह से चलेगा ना सिलिकॉन। सिलिकॉन में क्या है, 1s2, इसका जो वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 2p6 आएगा, फिर 3s2 3p2 और 3d आ जाएगा। कितने रेट, 4 10 14 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर, 14 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन। सो ये फर्स्ट सेल हो गया, केवल एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट सेल में 2 में देयर आर 2 ऑर्बिटल्स, इसमें फर्स्ट सेल में 1 ऑर्बिटल होता है, इसमें 2 ऑर्बिटल्स होगी, देयर आर 2 ऑर्बिटल्स, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं। और बिकॉज दिस इज द थर्ड सेल, तो थर्ड सेल होने के कारण देयर वुड बी हाउ मेनी, 3 ऑर्बिटल्स sp and d, which is the outermost orbitals, outermost cell. So these are the valence cell electrons, this is also called the valence cell, and the orbitals present there are the valence shell orbitals. अब ये जो ऑर्बिटल है वैलेंस सेल की, ये ब्लैंक होती है, जो 3D में तो फिलअप ही नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन, है ना, ब्लैंक है, केवल s और p फिलअप हुई। अब होता क्या है इसमें कि जो आउटर ऑर्बिटल है ये आपका, क्योंकि ये एम्प्टी है, बिकॉज इट इज़ एम्प्टी, खाली होने के कारण ये हल्के हो जाते हैं, लाइट होंगे, ये ऑर्बिटल्स क्या होंगे, हल्की हो जाएंगी, लाइट। तो लाइट होने के कारण, ड्यू टू द लाइट, ये क्या जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगी, है ना, और ये दोनों फिलअप होकर ये भारी है, तो ये क्या आएगी, डाउन की तरफ, यानी नीचे की तरफ आएगी, तो ये ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आएगी ऑर्बिटल्स। तो ऊपर वाली क्या होगी, जो उसको बोला जाएगा कंडक्शन बैंड। तो ये ये हो गई कंडक्शन बैंड, और जो भारी है ये तो हल्की ऊपर चलेगी, और जो भारी नीचे आए इसको बोलेंगे वैलेंस बैंड। क्या बोला जाएगा, वैलेंस बैंड। तो ये नीचे रहती है और कंडक्शन बैंड ऊपर रहता है, इस तरह से वैलेंस बैंड, ये हो गया आपका वैलेंस बैंड। फिर आपका कंडक्शन बैंड हो गया, और बीच में क्या होता है, देयर इज ए फॉरबिडन गैप होता है इन दोनों के बीच में, किसी में कम किसी में ज़्यादा। उसी ठीक है, सॉलिड्स में जो होता है, जो आपका जो क्या होता है, कंडक्टर्स होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें ये जो दोनों के बीच में जो गैप है, या तो बिल्कुल टच करेंगे, ठीक है ना, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड या तो टच करेंगे एक दूसरे को, या देयर विल बी ओवरलैपिंग, या तो इसके बीच में क्या होगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी। किसमें, कंडक्टर्स में, कंडक्टर्स के पे ओवरलैपिंग होगी, देखो ओवरलैपिंग होगी। ये वैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है, या तो टच करेंगे या फिर ओवरलैपिंग होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली जो है वैलेंस बैंड से इधर जा सकते हैं, आराम से फ्रीली मूव कर सकते हैं, है ना, ऑन द होल सरफेस और मेटल सरफेस। तो इसको बोलते हैं, तभी इसको क्या बोला जाता है, कंडक्टर्स बोलते हैं, कि मूवमेंट फ्री है ना इलेक्ट्रॉन्स का, इसमें भी फ्री हो जाता है थ्रू आउट द मेटल सरफेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंडक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं कि why are they called conductors, because there are excess of electrons which are easy to move from the valence bond to the conduction band, valence band to the conduction band. तो जहाँ easily move हो रहा है कंडक्टर्स हो गए, ठीक है, क्योंकि इसमें गैप है नहीं, there is no forbidden gap here, no forbidden gap. किस केस में, in the case of the solids, explaining the solids.
इसमें फॉरबिडन गैप है ही नहीं इसमें। इन केस ऑफ कंडक्टर्स, सॉलिड तो पूरा चल ही रहा है, इन केस ऑफ द कंडक्टर्स की बात हम कर रहे हैं। कंडक्टर्स में देयर इज नो फॉरबिडन गैप, FB। सो एंड द VB and CV overlaps. Due to the overlapping of both, the electrons can easily move from the valence band to the conduction band, valence band to the conduction band. Clear? तो इस तरह से इसको सॉलिड्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या चल रहा है, सॉरी, कंडक्टर्स को हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। कंडक्टर्स को इजीली कर सकते हैं इस तरह से एक्सप्लेन। अब ये क्या होता है कि जनरली जो है बहुत रूम टेम्परेचर पे हो जाता है इसका ना, इजीली आपका फ्लो हो रहा है, उसका फ्रीली इलेक्ट्रॉन फ्लो इजीली हो जाता है। ठीक है, इस भाई यही ध्यान में रखना है, कुछ जो भारी जो है कुछ एम्प्टी है तो हल्के ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा भारी, क्योंकि इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है, इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है वो हो गई। ठीक है, तो इसलिए वैलेंस बैंड जो नीचे रहता है, कंडक्शन बैंड ऊपर रहता है, एक चीज़ है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो इजीली पार कर रहे हैं एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे के बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। अब इंसुलेटर के केस में ये गैप ज़्यादा हो जाता है, ये तो कंडक्टर्स था। अब ऑन द अदर हैंड इंसुलेटर में क्या होगा, कंडक्टर। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ होती है इसमें कि जो आपका कंडक्टर्स होते हैं, उसमें मान लो कि सेंट्रल न्यूक्लियस से अभी सेल जितना दूर होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन जो ये बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, तो फर्स्ट सेल में एक ऑर्बिटल, फिर ये K हो गई, सेकंड में 2 ऑर्बिटल्स हो गए हैं ना, S एंड P, क्योंकि कौन से KL है, S एंड P ऑर्बिटल्स हो गए, S एंड P। इसके बाद थर्ड में S, P और D हो जाएगी, S, P और D ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स हमें यहाँ पे मिलती है। कितनी ऑर्बिटल्स मिलती है, 3 ऑर्बिटल्स मिलेगी ना इसके अंदर, S, P एंड D, 3 ऑर्बिटल्स मिलेगी। अब ये तो ज़्यादा दूर है न्यूक्लियस से, तो इसका अट्रैक्शन जो है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। तो इसलिए एक रीज़न ये भी है कंडक्टर से फ्री फ्लो करने का, तो एक दूसरे का वैलेंस बैंड से आपका कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, फ्री फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एनर्जी गैप क्या कम है काफ़ी। ठीक है, तो चले जाते हैं अपना, देयर इज़ नो एनर्जी गैप। तो ये भी एक, दिस इज़ वन ऑफ द ऑल्सो द रीज़न वाई दीज आर कॉल्ड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में इजीली स्मूथ फ्लो क्यों होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ये भी एक रीज़न है। ठीक है, अब इंसुलेटर के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ द इंसुलेटर्स, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द इंसुलेटर्स में ये जो आपका गैप है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपका गैप जो वैलेंस बैंड और आपका जो इलेक्ट्रॉन बैंड, सॉरी कंडक्शन बैंड है, और ये आपका वैलेंस बैंड है, इसमें गैप बढ़ जाता है। ठीक है, तो बढ़ जाएगा आपका गैप, कितना होता है इसमें होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है गैप। तो इतने गैप में फॉरबिडन गैप जब इतना ज़्यादा होगा तो इसको क्या कहा जाएगा, इंसुलेटर कहा जाता है। इंसुलेटर कहा जाता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी याद रखना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 जूल। तो अब जब इसमें आपका ज़्यादा गैप है तो फिर इनको चांसेस नहीं, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे इसका इधर होंगे, चांस बहुत दूर होंगे तो नहीं जंप नहीं कर पाएंगे। क्लियर, इवन जो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पे भी वो जंप नहीं कर पाएंगे, इतना लगाया हमने तब भी नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इलेक्ट्रॉन्स कूद नहीं पाएंगे, यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर पाएंगे, तो इंसुलेटर्स हो गए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि हमने 2 एंड्स के बीच में मान लो कि 2 प्लेट्स होती है, इसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस इतने का अप्लाई किया, और उसके बावजूद भी जो है इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट जंपिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये जो प्लेटें होती है, सपोज ये पूरा एक सपोज मेटल है,
यहाँ पे प्लेट लगा दी, यहाँ प्लेट लगा दी, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट लगाते हैं, बैटरी लगा दी इसमें जोड़ा, जो हमने बैटरी लगाई है प्लस माइनस करके लगाई जो बैटरी, ठीक है, वो हमने इसमें जब प्लेटों को जोड़ा, एक एनोड एक कैथोड, तो उसमें इतना वोल्टेज जब हमने अप्लाई किया उसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट जंपिंग, ठीक है, तो इंसुलेटर्स हो गए, क्या हो, दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो एक तो ये रीजन है इसका, यू कैन एक्सप्लेन लाइक दिस कि why the insulators, there is no conduction in insulators, there is no electric flow in insulators, why there is no electric flow in insulators। तो इस तरीके से हम इसको समझा सकते हैं। और तीसरा जो था वो क्या था, और थर्ड रह गया ना, दैट इज सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, वो एकदम इजीली नहीं जाते, पर रूम टेम्परेचर पे थोड़ा बहुत फ्लो हो जाते हैं। सेमीकंडक्टर्स में जो गैप है वो थोड़ा कम रहता है। मान लो दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज द कंडक्शन बैंड। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इधर में थोड़ा सा, अगर हम रूम टेम्परेचर दें या थोड़ा वोल्टेज दें हम इसमें, तो वो थोड़ा जो है वो ईजिली जो है इसको बैरियर जो था आपका फॉरवर्ड गैप को आप इजीली ये इलेक्ट्रॉन्स कवर क्या करते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। तो सेमीकंडक्टर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स को कैन बी इजीली इन दिस वे यू कैन डिफाइन द सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो उसमें फॉरवर्ड गैप है थोड़ा कम है, इलेक्ट्रॉन से इजीली जंप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत भी अगर वोल्टेज अप्लाई करी हमने तो थोड़ा बहुत वोल्टेज में भी वो इजीली से, लेकिन इसमें क्या करते हैं, होल्स वगैरह बनते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से अगर जंप करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन सपोज ये चला गया यहाँ चला गया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पे होल बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के रूप में यहाँ आपको सेमीकंडक्टर मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा माइनस और होल्स भी मिलता है आपको, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होल्स। ऐसे बहुत ज़्यादा होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन्स होल्स इस तरह से जो है मिलेगा हमें, ठीक है। तो ऐसे लगता है जैसे होल्स आर मूविंग, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बनेंगे तो होल्स भी इधर से उधर। ये जो होल्स बना होता है यहाँ पे, इसकी जगह फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इसकी जगह ले सकता है, अंदर इलेक्ट्रॉन कैन टेक इट्स प्लेस, ठीक है। तो इस तरह से इसमें थोड़ा बहुत कंडक्शन हो जाता है। इन केस ऑफ द सम कंडक्टर्स में क्या होता है, देयर इज कंडक्शन। तो इसकी डोपिंग कराई जाती है, मान लो जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, उसमें फॉस्फोरस की डोपिंग करा दी, तो डोपिंग के थ्रू जो है ये हम क्या बनाते हैं, इसको सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं। इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। डोपिंग मीन्स वी हैव टू ऐड समहाउ इम्प्योरिटी इन इट टू कन्वर्ट इट इनटू सेमीकंडक्टर्स। सिलिकॉन्स जर्मेनियम्स को हम सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक यूज़ होते हैं इसमें, ट्रांजिस्टर से आईसी है, सब जगह यूज़ होता है, ठीक है। तो डोपिंग से हम इसको करते हैं और इस तरीके से सेमीकंडक्टर्स वर्क करते हैं। स्टूडेंट्स, on the basis of the band theory of solids, we can divide the solids into 3 categories: conductors, semiconductors and insulators, ठीक है। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, what are conductors? कंडक्टर्स ये होते हैं कि जिसमें कि Vb और Cb दोनों या तो टच करते हैं या ओवरलैप करेगा। देखिए इसमें ओवरलैप हो रहा है, वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड, यहाँ पे दोनों टच करते हैं, आइदर इट टचेस और ओवरलैप्स, क्लियर। Here in this case the energy gap is 0, energy gap, there is no energy gap, so Eg is equal to 0 energy gap, clear। And here in this case semiconductor में conduction band and there is a energy gap, there is a little bit of energy gap, not so energy gap with as in insulators, but there is a little bit of energy gap also। So the energy gap is up to 3 electron volts, ठीक है। Cb एंड Vb के बीच में क्या होता है, एनर्जी गैप होता है। इसमें क्या होता है, देयर इज इंसुलेटर्स में देयर इज एनर्जी गैप बट लार्ज देन द सेमीकंडक्टर्स। सो एनर्जी गैप इज 3 to 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देयर इज अ लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन Vb एंड Cb। तो इन दिस ऑल लो एनर्जी बैंड्स आर कम्प्लीटली फिल्ड। ये लो एनर्जी गैप जो है Vb, ये सब कंप्लीट फिल्ड होंगे तो ये ब्लैंक होगा, क्लियर।
एंड हियर इन दिस फिर आ जाओ कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड आइदर पार्शली और कंप्लीटली फिल्ड, क्लियर। इन सेमी कंडक्टर्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आर बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ये होती है इसमें। in this electrons fail to jump in the next empty high energy band when even on applying the very high electric field और potential difference। तो इसमें चाहे हम जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दें, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दें, वो इलेक्ट्रॉन जो है बीबी से सीबी में जंप नहीं हो पाते, क्लियर। और इसमें सेमीकंडक्टर्स में जो क्या होता है 3 eV पे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे वो क्या होता है ईजिली जंप हो जाता है, या इसके एनर्जी गैप इतना लेस होता है, इवन द एनर्जी गैप इज सो लेस कि इवन एट द रूम टेम्परेचर में भी वो आपका इलेक्ट्रॉन जंप क्रॉस कर जाते हैं फ्रॉम वीवी टू सीबी, फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं इवन एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। हियर इसमें क्या करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ जंप नहीं कर पाते। थर्ड क्या है इसमें इंसुलेटर्स में, द वेव इज फुली ऑक्युपाइड है ये वाला बाय इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द कोवेलेंट बॉन्ड्स, द इलेक्ट्रॉन्स कांट मूव, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाते, दे आर लॉक्ड अप बिटवीन द एटम्स, यानी हाई बॉन्डिंग गैप इसमें बन जाता है, क्लियर। अब यहाँ पे आ जाओ कंडक्टर्स में अप्लाइंग पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया किसमें इलेक्ट्रॉन्स इन वीबी एक्वायर्स एनर्जी एंड जंप्स टू सीबी। तो इसमें थोड़ा सा पी अपने अप्लाई करने पे वो जो है क्या होता है जंप कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स वीबी से सीबी में, ये। और इसमें क्या होता है कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर मेटल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, because increased temperature leads to greater vibrations of the metal ions atoms which obstructs the movement of electrons, thus resistance increases and conductivity is affected। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेगा इफेक्ट करेगा, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस इसका इंक्रीज होगा किसमें कंडक्टर्स में, और कंडक्टिविटी इफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इन केस व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड, देयरफॉर बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस वाले केस में कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर्स में क्या है कंडक्टिविटी और सेमीकंडक्टर्स इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इसमें इंक्रीज होती है, इवन रूम टेम्परेचर बताया एकदम से कंडक्ट हो जाता है। कंडक्टिविटी इंक्रीजेज बाय डोपिंग, ऑल्सो डोपिंग से भी होती है, विच मीन्स डोपिंग मीन्स एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज टू सेमीकंडक्टर मटेरियल, एग्जाम्पल सिलिकॉन जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें अगर इम्प्योरिटीज़ जैसे फोस्फोरस की डालें, फोस्फोरस पेंटाऑक्साइड एक्सेट्रा की, तो है ना, या बोरोन की डालें इम्प्योरिटी, तो वो क्या आता है उसमें जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की बढ़ जाती है। तो कंडक्टिविटी हियर इन दिस केस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जबकि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। एंड डोपिंग डोपिंग इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। एंड डोपिंग क्या करता है आपका एनर्जी गैप को क्या करता है कम करता है, हायर द डोपिंग द एनर्जी गैप विल बी लेस, clear। and one more point is there in semiconductor कि इलेक्ट्रॉन लीव्स अ होल इन वैलेंस बॉन्ड, जैसे ही जंप करेगा इधर से उधर जाएगा तो क्या करेगा, ये देखो यहाँ जंप करा इसमें तो यहाँ पे एक होल रह जाएगा। होल को आप क्या बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज कह रहे हो, यहाँ सपोज यहाँ पे होल बन गया इसमें, यहाँ पे क्या बना होल, यानी तो इसको क्या बोला जाएगा पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स भी बोला जाएगा, ये प्लस बन जाता है तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज कैरियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे चला गया तो होल छोड़ जाएगा और इसको होल को फिर दोबारा और कोई इलेक्ट्रॉन जो वीबी का होगा वो फिल अप करेगा, क्लियर। अच्छा इस केस में सेमीकंडक्टर्स में क्या है कि जो आपका फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप है वो लेस देन इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी लेस होता है। तो लेस की वजह से वो ईजिली थोड़ा सा आपका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो ईजिली जो क्या कंडक्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या था कि बैंड गैप चल रहा है, बैंड गैप बिटवीन वीबी एंड सीबी बोलते हैं बैंड गैप। इट इज़ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट ऑक्यूपाइड स्टेट in VB and the lowest unoccupied state in CB। ये देखिए VB है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे और इसका लोवेस्ट, इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होगा उसको क्या बोलते हैं बैंड गैप बोलते हैं। तो इससे बैंड गैप क्या होता है फॉरबिडन गैप या बैंड गैप इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इसमें नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है इसमें इंसुलेटर का काम करते हैं। ये देखो बैंड गैप ज़्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ तो वैलेंस बॉन्ड देखो फिलअप हो गई, यहाँ पूरा खाली है, क्लियर। तो लोअर एनर्जी लेवल में फिल हो जाते हैं और हायर में एम्प्टी रहता है।
और बीच में गैप भी रहता है, ये फिलअप नहीं होता है। इवन हाई वोल्टेज में भी ये इलेक्ट्रॉन इधर को जंप नहीं कर पाता, वीबी से जीबी पे जंप नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस था इसमें। यहाँ सारा हो गया एक क्लियर। अभी यहाँ पे देखो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि एटम्स वाइब्रेट करते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर जैसे हम बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेस हो जाएगी, तो एटम्स वाइब्रेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आएंगे, मोशन करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो स्टॉप हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ने से। तो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि एटम्स खुद ही वाइब्रेट कर रहे तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और कंडक्टिविटी इन दिस केस कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। क्लियर। और क्या पॉइंट थे, और ये था कि ऑर्बिटल्स जो फिल करते हैं वो वैलेंस बॉन्ड कैसे बनता है, जो फिल्ड अप होते हैं उसको वैलेंस, क्योंकि ये जो लाइटर ये हैवी होता है, हैवी नीचे आ जाते हैं, और जो ब्लैंक रहते हैं कंडक्शन बैंड ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं तो ऊपर चले जाएंगे। तो ऑर्बिटल फील्ड्स जो है वो क्रिएट्स क्या वीवी वैलेंस बॉन्ड, और आप वैलेंस बैंड, और आपका जो लाइटर है वो कंडक्शन बैंड को क्रिएट करते हैं। क्लियर। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने देखा होगा जो ट्रांजिशन मेटल्स का होता है, डी जो ब्लॉक डी ऑर्बिटल होती है नीचे होती है ना। डी में क्या होते हैं, डी लाइटर है तो सॉरी ऊपर वो पहले आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, पहले आ जाएगी डी, 3D पहले आ जाएगा, और एस और पी बाद में आते हैं, क्योंकि 3D इज लाइटर, और एस और पी क्योंकि हैवी है, इलेक्ट्रॉन्स फिलअप में, तो बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी वो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इस तभी आता है इस तरीके से। ठीक है। अब इस वाले में क्या था, सेमीकंडक्टर्स में वॉन्डरिंग होल्स बनते हैं, ये बताया था मैंने, वैलेंस बैंड में। इनको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो सिरेमिक्स होते हैं, जैसे SiC, ये भी बनेगा SiC। ठीक है, और जो है बैरियम टाइटेनेट भी बनता है, उस बैरियम टाइटेनेट, ये भी आपका सेमीकंडक्टर है। जिंक ऑक्साइड ये सब है। ठीक है, ये भी सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है। TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ये सब सिरेमिक्स हैं, एक्ट्स एज अ सेमीकंडक्टर। ये तो इसमें क्या किया जाता है, जो प्योर को क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो प्योर मटेरियल होता है सेमीकंडक्टर उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, उसमें डोपिंग की जाती है और उसको सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। क्लियर। सेमीकंडक्टर इसमें दो टाइप के होते हैं, N टाइप सेमीकंडक्टर, P टाइप सेमीकंडक्टर। वो फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे आप, वहाँ होता है। ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर बनता है, इससे PNP ट्रांजिस्टर बनता है। क्लियर। N मीन्स नेगेटिव, NP बीच में पॉजिटिव, NPN फिर नेगेटिव, बीच में बाइसिंग करते हैं, और बाइसिंग से जो है इस ये नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, और इस वाले इधर को P वाले को पॉजिटिव से, तो क्या बनता है, NPN ट्रांजिस्टर बनता है। क्लियर। इसको P को इधर पॉजिटिव से जोड़ेंगे, बीच में आपका ग्राउंड कर देते हैं, और लास्ट वाला जो PNP होता है उसको भी पॉजिटिव से जोड़ेंगे, यानी उसको कैसे जोड़ेंगे, नेगेटिव से। इस तरह से मतलब आप देख लेना, उस पर ग्राउंडिंग होता है, प्लस माइनस। अब प्लस यहाँ भी होगा तो प्लस इधर भी प्लस होगा, दोनों तरफ प्लस तो प्लस माइनस। तो इस तरह से बाइसिंग होता है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ोगे फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, सब। सेमीकंडक्टर तो बहुत बड़ा स्कोप है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इसमें। तो उसको आप कहाँ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे तो जनरल इन्फॉर्मेशन दी है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, इसमें और कुछ बचता है नहीं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो होप स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, इसे मोर एंड मोर शेयर कीजिए। तो इस तरह से वीडियोस को मैं बनाता हूँ इजी लैंग्वेज में और इजी टू अंडरस्टैंड, और लॉन्ग टर्म रिमेम्बरेंस के लिए बहुत अच्छे वीडियोस हैं। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, और रिवीजन मस्ट है। इफ़ यू डोंट रिवाइज देन इट विल नॉट बी सो, तो देयरफॉर रिवाइज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।